इस वीडियो में हम हिंदी का जो दूसरा वीडियो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो गया था। दूसरा वीडियो जो है ये हिंदी भाषा के विकास के बारे में। हिंदी भाषा जो है, जो अभी वर्तमान रूप में है, ये इसका विकास कैसे हुआ, ये भाषा कैसे आई। तो एक तरीके से ये हिंदी भाषा की हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। तो ये अगर पॉइंट बना हुआ है तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ पॉइंट है कि आकृति के आधार पर हिंदी है डैश। फिर उसके बाद बता दिएंगे ऑप्शन, कुछ वियोगात्मक और विश्लिष्ट, और भी बाकी 2 और 4 3 ऑप्शन और होंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा। तो इसको याद रखना है कि आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी का जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय। भारोपीय या इंडो यूरोपियन इसको बोलते हैं, इंडो यूरोपियन है हिंदी, भारोपीय के अंदर आती है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी है और तिब्बती। तो ये भाषा परिवार है। भाषा परिवार अगर बात करा जाए तो भारत में जो भाषा परिवार है वो ये है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो अब बात है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास है जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था संस्कृत से। तो संस्कृत जो है, अगर बोला जाए सभ्य समाज की एक भाषा कौन सी है सबसे पुरानी, तो वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृतिक, फिर उसके बाद अभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी का विकास हुआ। तो इन सब के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के बारे में थोड़ा सा वर्गीकरण अगर देखें तो हिंदी भारोपीय परिवार के अंदर आती है और ये मुख्य शाखा है हिंदी की। और भारतीय आर्य भाषा जो है हिंदी की उप शाखा जो है वो है भारतीय आर्य भाषा। इसके 3 खंड हैं। भारोपी हिंदी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 परिवार हैं। एक तो भारोपी परिवार है और जो है द्रविड़ परिवार है, ठीक है। तो उपशाखा जो है भारतीय आर्य भाषा है, हिंदी की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा, जिसमें संस्कृत और ऋग्वैदिक आता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तीसरी जो है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो जो ये संस्कृत है, संस्कृत 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है इसका उपयोग होता था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो लौकिक संस्कृत है इसका उपयोग किया गया 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो सीधा सीधा है 1500 से 1000 तक जो है वैदिक और 1000 से 500 तक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत भी बोलते हैं या उत्तर संस्कृत भी बोलते हैं। लौकिक संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ था रामायण और दूसरा ग्रंथ था महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जय संहिता किसे कहा जाता है? जय संहिता महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। जय संहिता जो है, जय संहिता का दूसरा नाम है महाभारत। उसके बाद फिर इसी भाषा में लिखे गए उपनिषद, जिनको वेदांत बोला जाता है। एक तरीके से वेदांत या उपनिषद जो है ये वेदों के शिखर हैं। वेदों का सारा सार जो है हमको मिलता है उपनिषद से। तो उपनिषद सरल भाषा में है, इनको जो है ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं और हिंदी अनुवाद इनका अवेलेबल है। उसके बाद आता है अरण्यक। अरण्यक जो है 6 हैं, ठीक है। और उपनिषद जो है, उपनिषदों की संख्या, वैसे तो बहुत सारे उपनिषद थे, लेकिन जो उपनिषद अभी बनाए, जो माने जाते हैं कि अभी कितने उपनिषद हैं, तो 108 उपनिषद अभी हैं। वैसे बहुत सारे उपनिषद हैं और ये छोटे बड़े हैं। कई उपनिषद तो ऐसे हैं कि एक पेज में 2 उपनिषद आ जाएंगे, और कई उपनिषद हैं थोड़े बड़े हैं। तो 108 है कुल मिला के उपनिषदों की संख्या अगर पूछा जाएगा। अरण्यक कितने हैं? अरण्यक 6 हैं। इनको वेदांग बोला जाता है, अरण्यक को बोला जाता है वेदांग। बाद लिखे गए और उसके बाद फिर पुराण लिखे गए। पुराण जो है 18 हैं और उसके बाद उप पुराण है और उनकी संख्या भी जो है 18 है। पुराण और उप पुराण ये कहानियों से भरे हुए हैं। पुराण और उप पुराण में कहानियाँ हैं। उपनिषद में भी कहानियाँ हैं, लेकिन ये जो है रिलेट कर पाते हैं हम इनसे। लेकिन जो पुराण और उपपुराण की बात है तो वो बिल्कुल लौकिक बात है, एक तरीके से हाइपोथेटिकल है। तो आगे बढ़ते हैं।
एक बुक है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये किसने लिखी अगर क्वेश्चन आया तो जय ग्रियंसन ने लिखी, सॉरी जय नहीं, जॉर्ज, जय कैसे हो सकता है, जॉर्ज ग्रियंसन। अभी कभी क्वेश्चन आया होगा तो शायद जिससे मैंने नोट्स बनाए उसने बनाया है, लिखा है, ये क्वेश्चन आया होगा कि अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी, तो जॉर्ज ग्रियंसन ने लिखी, ग्रियंसन या जो भी इसका नाम होगा, इंग्लिश में हिंदी में तो फिर क्या लिखा जाएगा। इसके बाद है मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उस समय पे क्या थी, पाली थी। पाली जो है एक जन भाषा थी। इससे पहले जितनी भी भाषा आई, संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई, तो ये सारी जो भाषा थी ये आम बोलचाल में यूज़ नहीं होती थी। जो बड़े विद्वान लोग होते थे केवल वो इसका उपयोग लिखने के लिए करते थे। तो ये संस्कृत जो वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। तो पहली अगर जन भाषा बोलें तो पहली जन भाषा थी पाली, ठीक है, पाली। और बौद्धों की भाषा भी यही थी। बौद्धों की भाषा मतलब महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में ही दिए। तो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में है। और जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको बोला जाता है धम्म पद, धम्म पद बोला जाता है। धम्म 3 वर्ड बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। जो लास्ट में धम्मम आता है तो ये जो धम्म पद हैं वो जो धम्म आता है वो धम्म पदों के लिए कि धम्म पद के पास जाओ। बुद्धम शरणम बुद्ध की शरण में जाओ। संघ मतलब जो मतलब गौतम बुद्ध ने जो अपना संघ बनाया था उसकी तरफ चलो, संघ की तरफ चलो। और लास्ट में धम्म की तरफ चलो। जब बुद्ध की डेथ होगी तो उसके बाद धम्म पद ही ज्ञान प्रचार का माध्यम रहे बौद्धों के। तो भारत की पहली देसी भाषा अगर बोला जाए तो वो थी पाली, ठीक है, पाली जन भाषा थी। इसके बाद एक भाषा आई प्राकृत भाषा, जो कि महावीर के उपदेश, महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में है, ठीक है। या एक तरीके से बोले तो जैन धर्म के जितने भी उपदेश हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में है। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैनों की भाषा जो थी मलेच्छों की भाषा, सॉरी, जैनों की भाषा और मलेच्छों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, ठीक है। एक तरीके से बोला जाए उनसे मतलब नहीं, मतलब ये बात है महावीर की। तो महावीर की जो जितने भी वचन हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में है। हालांकि इन सब का अनुवाद जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद भाषा आई अभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक। तो ये सन 1 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभ्रंश जो है, अभ्रंश होते हैं 7, ठीक है। अभ्रंश क्या होते हैं, 7 है। ये हम भाषा विकास पढ़ रहे थे, हमने संस्कृत पढ़ लिया, पाली पढ़ लिया, प्राकृत पढ़ लिया मतलब इनके बारे में थोड़े से पॉइंट जान लिए। संस्कृत में 2 पार्ट थे, वैदिक और लौकिक। लौकिक में क्या लिखे गए, रामायण वगैरह। वैदिक में वैदिक सब जो वेद वगैरह हैं वो लिखे गए। फिर लौकिक आई, लौकिक में रामायण, सबसे पहले रामायण, फिर महाभारत, फिर उपनिषद, तो ये लिखे गए। फिर भाषा आई पाली, पाली में जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए। फिर प्राकृत भाषा आई जिसमें महावीर के ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद आई भाषा अभ्रंश। तो अभ्रंश जो है 7 पार्ट में डिवाइडेड है। अभ्रंश जो है 7 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब यानी कि 7 पार्ट मतलब 7 अभ्रंश हैं। सौरसेनी अभ्रंश, खस अभ्रंश, ब्राचड़ अभ्रंश, महाराष्ट्रीय अभ्रंश, पिशाची अभ्रंश, मगधी अभ्रंश और अर्धमगधी या मागधी अभ्रंश। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना होगा क्योंकि इनमें से एक एक क्वेश्चन बनता है। तो देखें कैसे बनता है। तो अभ्रंश ये मैंने ऐसे लिख दिया कि शीर्षेनी खस था, नहीं था वहाँ पर पे खस था, ये था खस, ठीक है। फिर ब्राचड़ है, ठीक है, ब्राचड़ है, हाँ ब्राचड़। महाराष्ट्री पौसाची, पिशाची तो नहीं बोला मैंने, पौसाची है, ठीक है, पौसाची है, ब्राचड़ है। फिर है महाराष्ट्रीय, फिर मागधी, फिर अर्धमागधी। तो ये सारे के सारे अभ्रंश हैं। ये जो अभ्रंश हैं इनके अंदर आते हैं उपभाषा। 5 उपभाषा आती हैं अभ्रंशों के ही अंदर। उपभाषा मतलब एक ऐसी भाषा जिसके फिर फर्दर डिवीज़न है, जिनको बोली बोला जाता है। तो उपभाषा के जो है 5 उपभाषाओं के फिर डिवीज़न है, यानी कि वो फिर से डिवाइडेड है, फर्दर डिवाइडेड है, जिनको बोला जाता है बोलियाँ, जिनकी संख्या है 18। तो उपभाषाओं की संख्या कितनी है,
18 है, सॉरी उपभाषा जो है 5 है और उनके अंदर जो बोलियां हैं वो हैं 18। तो देखते हैं, तो उपभाषा अगर 5 है तो भाषा मतलब इसमें हम कैसे पता करें कि कौन सी उपभाषा होगी। तो अधिकतर जो 4 इसमें हैं उनमें लास्ट में हिंदी लिखा होगा। तो हिंदी जहाँ लिखा होगा, जैसे पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी क्या है, एक उपभाषा है। राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती, सॉरी ये तो राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। तो एक बार मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो सौरसेनी जो अपभ्रंश है इसके अंदर कितनी भाषाएं आती हैं, अगर ऐसा पूछा जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर कितनी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो सौरसेनी के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। और इनमें से पश्चिमी हिंदी, मैंने कहा जिसमें हिंदी लिखा होगा, जिसमें हिंदी लिखा होगा वो एक क्या होगी, उपभाषा होगी। हिंदी जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पर उपभाषा होगी। जैसे पश्चिमी हिंदी यहाँ पर है, पहाड़ी हिंदी भी एक उपभाषा है, बिहारी हिंदी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी क्या है, एक उपभाषा है। और उसी में एक और जुड़ जाती है राजस्थानी, क्योंकि इसकी भी क्या है, फर्दर डिवीज़न है। राजस्थानी के भी फर्दर डिवीज़न है, यानी कि बोलियाँ हैं। तो राजस्थानी जिनमें हिंदी शब्द है वो, और राजस्थानी, कुल मिला के 5 जो है उपभाषाएं हैं। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, ये सारी की सारी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। इसमें से जो राजस्थानी है, राजस्थानी एक उपभाषा है, यानी कि ये डिवाइडेड है मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती में। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जयपुरी बोली, ये सारी की सारी क्या हैं, बोलियां हैं, जयपुरी बोली किस उपभाषा से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर तुमने एक वीडियो मैंने अपलोड किया था प्रीवियस ईयर पेपर का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बघेली किस उपभाषा की बोली है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो बघेली किस उपभाषा की बोली है, ऐसा क्वेश्चन आया तो वो पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। तो वहाँ पर पे क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना। जयपुरी किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी की, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। इसी तरह से पश्चिमी हिंदी भी क्या है, एक उपभाषा है जिसकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों के बारे में देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, या हाँ, पश्चिमी हिंदी ये एक उपभाषा है। इस उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं, बांगरू, इसको हरियाणवी बोलते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कौरवी, ये सारी की सारी जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो इसमें से जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जो पुराना नाम है वो है कौरवी। और राहुल सांकृत्यायन, ये जो मुझे जो शब्द है राहुल सांकृत्यायन, ये शब्द जो मुझे लग रहा है, ये सांकृत्यायन, वैसे मैंने शब्द कहीं पढ़ा है, ये जो बौद्ध धर्म के प्रचारक होते हैं उनमें से एक थे। अब पता नहीं राहुल सांकृत्यायन वही हैं, तो शायद वही होंगे, शायद। अब देखेंगे अगर कभी मिलेगा तो ये। तो राहुल सांकृत्यायन ने उपयोग किया था खड़ी बोली का, कहीं अगर पूछ दिया तो उसके बाद फिर आती है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। तो हम वैसे जैसे उत्तराखंड के अंदर हैं तो हमसे पूछा जा सकता है खस के बारे में, खस अपभ्रंश के बारे में। तो खस के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी की जो है 3 डिवीज़न है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये सारी की सारी खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत। तो ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है सिंधी, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम पौसाची, ये सिंधी क्या है, बोली है, ठीक है। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी बोली है, भाषा है, सिंधी भाषा है, सॉरी। फिर आगे है पौसाची। पौसाची के अंदर आती है पंजाबी और लहंदा। तो लहंदा जो है और पंजाबी, ये पौसाची के अंतर्गत आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाबी किस अपभ्रंश की भाषा है। तो पंजाबी पौसाची अपभ्रंश की भाषा है, ठीक है, सीधे सीधे ही बन जाएगा। फिर आप महाराष्ट्री और मराठी। तो सॉरी, महाराष्ट्री अगर अपभ्रंश की बात करें तो उसके अंदर एक ही भाषा आती है, मराठी। फिर मागधी है, ठीक है। मागधी के अंतर्गत आती है 1 2 3 4 भाषाएं, बिहारी हिंदी, उड़िया, बांग्ला और आसमिया, ठीक है।
ये मगधी के अंतर्गत आती है, लेकिन मगधी यानी कि मगध से बना होगा, मगध साम्राज्य बोलते हैं ना, बिहार के अंतर्गत, बिहार जो है वो मगध के अंतर्गत आता था, तो उसके अंतर्गत बिहारी हिंदी एक उपभाषा है। बाकी उड़िया, बांग्ला और असमिया ये अपने आप में भाषाएं हैं। तो बिहारी हिंदी जो है फर्दर डिवाइडेड है, यानी कि उसकी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सारी की सारी जो है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, बिहारी हिंदी क्या होगी, एक उपभाषा है। ठीक है, बिहारी हिंदी मैंने बताया उपभाषाएं 5 हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब इसके बाद लास्ट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बारे में मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कि बघेली किस भाषा की, यानी कि किस उपभाषा की बोली है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो इसी तरह से अवधि का पूछ सकता है कि अवधि किस उपभाषा की बोली है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी, जैसे मैप को ध्यान रखना कि मैप कैसा है, उत्तर प्रदेश का अगर बोला जाए या उत्तर भारत का मैप देखा जाए तो उत्तराखंड यहाँ पर आता है, उत्तर में उत्तराखंड हो गया, उसके नीचे आ गया ये यूपी का एरिया। तो पूर्वी हिंदी बोल रहा है, पूर्वी हिंदी का मतलब हो जाएगा ये वाला इलाका, यानी कि इस साइड को, ये वाला, इस साइड को, सॉरी इस साइड को नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ईस्टर्न हो जाएगा ना, हाँ पूर्वी का मतलब ईस्टर्न ही तो हुआ। हाँ, मैं उत्तर से कंफ्यूज हो गया हूँ। खैर मुझे कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, पूर्वी का मतलब पूर्व की ओर को, यानी कि इस तरफ को, जो यूपी का लास्ट का इस साइड का पोर्शन है, तो वहाँ पर बोली जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं कौन सी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, ज़्यादा नहीं समझाता हूँ क्योंकि मैं भी समझा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, नोट्स बना लेना तो हो जाएगा, नोट्स बना के जितना भी समझ में आ गया काफ़ी है। तो इसके बाद फिर है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हमने पढ़ ली। फिर आगे बढ़ते हैं अवहट्ट। अवहट्ट जो है यहाँ पर पे आया था, ये था ना, अभ्रंश हमने कर लिया था, अभ्रंश हमने कर लिया था। अभ्रंश के बाद फिर अब हम पहुँचे अवहट्ट में, और उसके बाद प्राचीन हिंदी। तो इससे रिलेटेड खाली 1-2 पॉइंट हैं छोटे छोटे से। अवहट्ट को परवर्ती अभ्रंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परवर्ती अभ्रंश बोला जाता है। अवहट्ट को परवर्ती अभ्रंश भी बोला जाता है। सन दिया है, सन की कोई महत्वता नहीं है। उसके बाद फिर आती है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी तो खैर ठीक है, प्राचीन हिंदी, हिंदी का जन्म किससे हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है, संस्कृत से हुआ। और उसके बाद हिंदी मूलतः शब्द कहाँ से आया है, हिंदी शब्द, तो हिंदी शब्द जो है ये फारसी शब्द है। हिंदी शब्द क्या है, एक फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी शब्द फारसी शब्द है। इसमें अलग अलग मत हैं, कुछ कहते हैं कि यहीं का है, लेकिन नहीं, तो ये शब्द जो है सिंधु से बना, जैसे अभी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इससे आगे को। तो इस वीडियो में इतना ही। हिंदी का अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चार्ट से। तो इस चार्ट को देख लेना स्क्रीनशॉट, या फिर कुछ कैसे भी नोट से बना के स्क्रीनशॉट ले लेना, या कैसे करके भी, ये चार्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने उपभाषा के बारे में बताया यहाँ पर कि उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, उपभाषा वो जिसकी बोलियां होंगी, और बाकी जो है ये सारी भाषाएं हैं। जैसे गुजराती है तो इसकी कोई बोली नहीं है, गुजराती अपने आप में एक भाषा है, तो इसकी कोई बोली नहीं है, तो इसलिए अपने आप में भाषा है। लेकिन जैसे पश्चिमी हिंदी अगर बोल दिया तो इसकी जो है बोलियां हैं अलग अलग, पश्चिमी हिंदी फिर डिवाइडेड है, तो इसलिए ये उपभाषा है। पश्चिमी भाषा क्या है, उपभाषा है। उपभाषा मतलब भाषा नहीं, उपभाषा, भाषा की फर्दर डिवाइडेड जो होगी वो होगी उपभाषा। अपने आप में भाषा नहीं है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की फिर क्या है, डिवीज़न है। जैसे हरियाणवी, कोई हरियाणवी बोल देगा, कोई बुंदेलखंडी बोल देगा, कोई कुछ। इसी तरह से कुमाऊनी जो है ये बोली है, भाषा नहीं है। कुमाऊनी क्या है, बोली है। कुमाऊनी और गढ़वाली क्या है, बोलियाँ हैं, जो कि खस अभ्रंश के अंतर्गत आती है और पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है इसको। तो इस वीडियो में इतना ही।